कुछ लोगों का बोलना है कि यार हमको ना एक नई पार्टी चाहिए, क्योंकि जो भी करंट रूलिंग पार्टीज है ना वो सारी की सारी बकवास है। और मैं इस ओपिनियन को सपोर्ट भी करता हूं, पर इसके अंदर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमें एक नया दिमाग भी चाहिए, एक ऐसा दिमाग जिसमें बाइसिस भरे ना और खाली हो, जिसके बाद अगर कोई बातें कर रहा हो तो आपकी बुद्धि में घुस सके। तुमने देखा होगा कि कांग्रेस जहां पे भी फाइट करती है ऑलमोस्ट हारती हुई आ रही है। उसका ना सबसे बड़ा रीजन समझो कि उनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है ना। हम लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते कि यार बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, तो एक बार कांग्रेस के लेंस से देखते हैं। कांग्रेस के लेंस से देखने के बाद हमारा देश कैसा दिखता है। तुम में से किसके पास एक विजन है? तुम में से छोड़ो, कांग्रेस के पास ही बेचने के लिए कोई विजन नहीं है। 2014 में चलते हैं, जब बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट बनने वाली थी तो उन्होंने काफी सारे विजन लेट किए थे। उन्होंने लोगों को काफी सारे सपने दिखाए थे, चाहे 100 स्मार्ट सिटीज हो जाए, सिलेंडर के रेट कम कर देंगे, पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, या फिर इंडिया को करप्शन फ्री कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसी हुई थी जहां पे काफी सारे करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए थे। तो एटलीस्ट बीजेपी के पास एक काउंटर था जिसकी वजह से वो पावर के अंदर आ पाए। उन्होंने देखा कि यार जनता परेशान हो चुकी है, उनको अच्छी चीजें ऑफर करते हैं और उसके बाद पावर के अंदर आ जाते हैं। सेम डिट्टो सिचुएशन आज की डेट में भी, अगर एक पावरफुल ओपोजिशन होती तो आज की डेट में पावर में आने के लिए तैयार बैठी होती कि भैया इलेक्शंस आएंगे और हम लोग पावर के अंदर आ जाएंगे। पर रियलिटी ये है कि कांग्रेस आज की डेट में भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी को आप लोग कहीं भी कोई भी बात करते हुए देख लो, वो आदमी हर जगह पे सिर्फ जातिवाद की बातें करके आ जाएगा। और मुझे पता है तुम में से काफी लोग ऐसे होंगे जो ना एक्चुअल में कांग्रेस को पसंद करते होंगे। एक बार अपने दिल के ऊपर हाथ रख के पूछो कि तुम लोग कांग्रेस को इसलिए पसंद करते हो क्योंकि कांग्रेस अच्छी है, या फिर तुम कांग्रेस को इसलिए पसंद करते हो क्योंकि बीजेपी बुरी है। और तुम में से मैक्सिमम लोगों का यही बोलना होगा कि यार बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है। और अगर तुम लोग इसको लॉजिकली देखो तो कितनी फक सिचुएशन है ना कि भैया रूलिंग गवर्नमेंट अच्छा काम कर नहीं रही है, उसको जब भी क्रिटिसाइज करने जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन कांग्रेस है, जिसके ऊपर तो और कम उम्मीद है। तो इंडिया के पास अच्छा काम होने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखो तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है, ईरान यूएस की वॉर हो रही है, हम पे सप्लाई कम आ रही है, ये सारी चीजें एनी हाउ एट द एंड सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ईरान के अंदर अगर रिजीम चेंज होगी या फिर नहीं होगी, हमको उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, बोल तो काफी ज्यादा आएगा और ऑलरेडी आ भी रहा है। पर इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा मैटर हमेशा करेगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। और हमारे बेसिक्स खराब है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स हिली हुई है। लोगों ने जब बीजेपी को वोट किया था ना, उन्होंने कांग्रेस से परेशान होकर वोट किया था और बीजेपी से उम्मीद रख के वोट किया था। अभी की डेट में लोग बीजेपी से परेशान है पर कांग्रेस से कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा है। और जब हम देखते हैं कि चलो यार ऐसी चीजें नहीं हो रही है तो हमको कोई तीसरी पार्टी चाहिए, तो तीसरी पार्टी को बीजेपी बड़ा होने ही नहीं दे रही है। काफी टाइम बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी पार्टी आई थी जिससे लोग उम्मीद कर रहे थे, और वो थी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस एक्चुअल में खुद को कोशिश करते हैं न्यू एज और जेंजी पार्टी मार्केट करने की, पर वो एक्चुअल में नहीं है। और एक तरफ पे आप लोग ये चीज बोल सकते हो कि जो आम आदमी पार्टी है वो थोड़ी सी न्यू एज पार्टी की तरह निकल के आई थी, क्योंकि इनिशियली उनके पास एक आवाज थी, एक विजन था, एक एथिक्स थे, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पावर के अंदर रहते रहते आम आदमी पार्टी ने भी वैसा ही कर दिया जैसे बाकी पार्टीज का। बट मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि सभी पार्टी सेम होती जा रही है, पर मेन प्रॉब्लम ये कि सभी पार्टी सेम होने के बाद भी उनमें से अपनी पसंद की पार्टी चूज ना करने का ऑप्शन देना प्रॉब्लमेटिक है। एंड ये चीज कर रही है बीजेपी, क्योंकि उनके पास हद से ज्यादा पावर बढ़ती जा रही है। लद्दाख के अंदर पीछे राइट्स हुए थे और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया था और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। एनएसए का मतलब होता है देशद्रोही का आरोप लगा दिया। एंड क्यों लगा दिया? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को लगा कि ये देश के लिए खतरा हो सकता है। 6 महीने तक उस आदमी को जेल में रखा। 6 महीने बाद सरकार ने अपना केस ही वापस ले लिया। होम मिनिस्ट्री ने एनएसए को हटा दिया। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी, जिसको देखना वो उसको जाके देख सकता है। पर ये चीज किसी के साथ कर पाना, 6 महीने उसको जेल के अंदर रखना और उसके बाद कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना, सामने वाले को किस लेवल तक तोड़ सकता है, समझो इस चीज को। दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, केजरीवाल को चक्के जेल में डाल दिया। वो आदमी बेल के ऊपर बाहर आके इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा था और अभी पीछे कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया। फैसला नहीं सुनाया कि भैया केजरीवाल ईमानदार है या फिर नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई केस ही नहीं बनता। केस क्या है? सीबीआई बस कोशिश कर रही है अलग अलग फुर्जों को जोड़ जोड़ के कोई ना कोई केस बनाने की और चीजों को लंबा खींचने की। एक्चुअल में कोई केस ही नहीं बनता है। और ये सारी चीजें करके क्या किया जा रहा है? ओपोजिशन को और ज्यादा पावरलेस किया जा रहा है। तुम लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते, तुम लोग किसी भी गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते, या फिर किसी को भी करते हो, हटाओ। इलेक्शंस के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मैटर करती है या नहीं करती है? बीजेपी के पास 10 या 14 हजार करोड़ रुपए अकाउंट के अंदर, और वहीं पे कांग्रेस के पास 1000 करोड़ से भी कम है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पे है? आप लोग कैसे इन दोनों के साथ में इलेक्शन करवा दोगे और समझोगे कि भैया एक पार्टी फेयर इलेक्शन जीत जाएगी? और ये इतना सारा पैसा एक पार्टी के पास कहां से आया? क्यों किसी कंपनी ने इतना पैसा डोनेट किया? जिसने पैसा डोनेट किया उनको बदले में क्या क्या मिला? क्या ये सारी चीजें घोटाले के अंदर नहीं आती है? बीजेपी इनफ स्मार्ट थी कि कांग्रेस के घोटालों को पकड़ लिया। कांग्रेस रूल करते हुए ही सीबीआई और ईडी कांग्रेस के मिनिस्टर्स को जाके दबोच लेती थी। और आज की डेट में क्या हो रहा है? ईडी और सीबीआई कठपुतलियां बन चुकी है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना तुमने लाइफ के अंदर एक चीज नोटिस करी होगी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से ना एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना मुश्किल बहुत होता है। ये जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, ये अपनी इनकम को हमेशा इन्वेस्ट करते होते हैं, और वो भी स्पेशली स्टॉक्स के अंदर। बट इस सबके अंदर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कि लोग सोचते हैं कि भाई शुरू कहां से करें। इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा मार्केट बुल, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां पे एनालिस्ट डेली ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और वो भी फ्री में। इस चीज को ट्राई करने के लिए सबसे पहले आप इनकी ऐप को ओपन करो। यहाँ पे एक फॉलो ट्रेंड का बटन होगा, उसको जाके क्लिक कर दो। उसके बाद ये आपको रियल टाइम
में वो ट्रेडर्स दिखाएगा जो एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप लोग बस एक क्लिक से इनके ट्रेड को रेप्लिकेट कर सकते हो और खुद भी प्रॉफिट कर सकते हो, और वो भी बिना किसी गैस वर्क के। आप लोग यहाँ पे बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और अगर आप लोगों को डर लगता है कि यार घाटा ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए इनका एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। मतलब जैसे ही आपका लॉस बढ़ने वाला होता है, ये पहले ही स्टॉप लॉस लगा देता है, जिससे आपका ज्यादा नुकसान होने से बच जाए। फ्री रिकमेंडेशन मिलती है जिसके अंदर एक बंदे ने एक दिन में 15,000 से ज्यादा पैसे कमाए, एक बंदे ने एक महीने के अंदर 70,000 से ज्यादा रुपए कमाए, एक बंदे ने दिसंबर के अंदर 33,000 से ज्यादा पैसे कमाए, और पिछले साल एक बंदे ने तो 5 लाख तक का प्रॉफिट बुक किया। और इस सब के अंदर कमीशन एकदम जीरो रहता है। और हाँ, एक चीज को याद रखना, इसके अंदर आप लोगों को लॉस भी हो सकता है, तो अपना सारा का सारा पैसा रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करना है। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज देने हैं, जिसके बदले में आपको लाइफ टाइम तक इसको सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यूज कर सकते हो। इनके ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। अभी आगे बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो ईडी ने ममता बनर्जी के ऑफिस के अंदर जाके छापा मार दिया। और ममता बनर्जी ये चीज को क्लेम करती है कि हमारे पार्टी प्लान और पार्टी डॉक्यूमेंट्स को चुराने आए थे। और ईडी से पूछो कि भैया क्यों छापा मारा, तो 2020 या 21 का एक केस था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो ये लोग जाके छापा मार रहे थे। 2021 का चल रहा हुआ केस इनको अब जाके याद आया 2026 के अंदर, जब इलेक्शन आने वाले। और जब भी ऐसी कंडीशंस आती है ना, जब भी रूलिंग गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और ऑपोजिशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो उनके जो मन में आता है वो करते हैं। और मैं यहाँ पे सही गलत, प्रो इंडिया एंटी इंडिया की बातें नहीं कर रहा हूँ, उनके जो मन में आएगा वो करेंगे। और इस टाइम में ना एक और बहुत खतरनाक चीज होती है, और वो होता है बंटवारा। लोग बंटना शुरू हो जाते हैं, जनता डिवाइड होना शुरू हो जाती है। मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताओ, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्रिएटर एंटी बीजेपी क्यों है? अगर बीजेपी की इतनी वाहवाही इंडिया के अंदर चल रही है, तो वो एंटी बीजेपी क्रिएटर क्यों है इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर पॉलिटिकल नीश के अंदर स्पेशली? क्यों? क्योंकि इनकी बातों को सुनने के लिए कोई और स्पेस बाकी नहीं है। समझो कि जब पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया प्रो बीजेपी बातें कर रही है, तो जिनकी भी आइडियोलॉजी प्रो बीजेपी से सेट होती है, वो जाके टीवी के ऊपर पूरी कर लेते हैं। पर जिनके आइडियोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट टीवी के ऊपर नहीं मिलता, उनको इन जैसे यूट्यूबर्स कवर कर लेते हैं। अगर एक चैनल गवर्नमेंट को किसी भी वे से क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये वो जनता होगी जो एक्चुअल में गवर्नमेंट से परेशान है और उस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहती है। पर इससे ना बाइसेस क्रिएट हो जाते हैं हमेशा। समझो कि क्या ध्रुव राठी बीजेपी की तारीफ करते हुए कभी वीडियो डाली है? सर्च करके देख लो, तुम्हें नहीं मिलेगी। एंड प्रॉब्लम यहाँ लाके मैं खत्म नहीं करूंगा कि उसको पैसे मिल रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ लाके खत्म करूंगा कि अगर वो चाहे वो तब भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि ना वो ना एक टाइप की जनता के अंदर लोग हो चुका है। अगर आपको एक पॉलिटिकल कंटेंट बनाना है, तो आपको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे ने अभी एक वीडियो बनाई थी नितिन गडकरी के बेटे के बिजनेस के ऊपर, जिसके अंदर उसने एक आर्टिकल को कोट करते हुए एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर उसने बोला था कि भैया बीफ एक्सपोर्ट करता नितिन गडकरी का बेटा। एंड नितिन गडकरी ने उसके ऊपर 50 करोड़ का डेफेमेशन केस डाल दिया। कोई 4-5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होंगे, सारे के सारे बेच भी देगा ना, तब भी नहीं पूरे होने वाले। पूरे छोड़ो, उसका 10% नहीं आने वाला। तो जो आप इतनी सुपीरियर पावर से फाइट कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भी केस डाल के आपका पूरा पूरा करियर खत्म किया जा सकता है। तो आप जब भी इन कैटेगरीज के अंदर कंटेंट बना रहे हो, तो ना आपको बहुत ही समझदारी से मूव करना पड़ता है। आपको देख पढ़ के चलना पड़ता है कि आप किसी भी आदमी को अननेसेसरी टारगेट तो नहीं कर रहे। आपको देख पढ़ के चलना पड़ता है कि आप कोई भी ऐसा बड़ा खुलासा तो नहीं कर रहे जिसके बाद सामने वाला आदमी ट्रिगर हो जाएगा और आपका करियर खा जाएगा। या फिर आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जिसके बाद एक नेता का बच्चा आएगा और आपको जान से मार के चला जाएगा। पीछे कुछ ऐसे केस हुए जिसके अंदर रिपोर्टर्स को जान से मरवा दिया गया। और ये सारी चीजें हो पाती है क्योंकि आपने किसी एक पार्टी को ना बहुत ज्यादा अल्टीमेटम के ऊपर पावर दे रखी है। एंड बाकी पार्टीज उस पावर से डरती नहीं है, वो सेम पावर को अपनी स्टेट्स के अंदर यूज करती है। वो देखती है कि अगर बीजेपी इतना करने के बाद भी कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर रही है, तो हम उसका अंत करते हैं। जैसे अगर तुम लोग ट्विटर के ऊपर जाके ममता बनर्जी के कोई खिलाफ चीजें लिखोगे, कोई ट्वीट करोगे, तुम्हारी साइबर क्राइम के ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी। उनके साइबर अकाउंट्स तुम्हें ट्वीट करके बोल रहे होंगे कि भैया इसको डिलीट करो। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वो अपने खुद के अजीब से रूल बना के बैठे हैं। हर कोई ये चीज नहीं देखता कि भैया हम एक्सट्रीमिज्म करेंगे तो हमको हेट मिलेगी। हर पार्टी ये देखती है कि यार बीजेपी ने ना इससे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म कर रखा है, हम अगर उसका 15-20% भी कर लेंगे, 50% भी कर लेंगे ना, तो हमको टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम उनसे तो कम ही है ना। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, जब वो अपनी मनमर्जी कर रही है और सामने वाली पार्टी मनमर्जी करती है ना, तो कोई उनको रोक नहीं पाता है। और उससे दो चीजें होती है, एक तो डेफिनेटली कि भैया जनता सवर करती है, डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया जाता है। और दूसरा क्योंकि आपके माइंड के अंदर ऐसे पैटर्न सेट हो चुके हैं ना कि भैया या तो आप लोग एक प्रो गवर्नमेंट हो सकते हो या फिर आप एंटी गवर्नमेंट हो सकते हो, आप अवेयर नहीं हो सकते हो। तो मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। और इस चीज का एग्जांपल मैं तुम्हें धुरंधर मूवी कंट्रोवर्सी से देता हूं। एज ए सेड बीजेपी पावर के अंदर है, बीजेपी खुद को बहुत बड़ा दिखाना चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वो हमेशा खुद को प्रो इंडिया और वैसे नैरेटिव्स के अंदर प्रमोट करे। तो ऐसी चीजें करते करते इन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था धुरंधर। बनाई मूवी आदित्य धर ने, पर बीजेपी ने क्या किया, कैसे न कैसे करके उनसे बात करके अपने नैरेटिव को उसके बीच में इंप्लांट कर दिया। अब मैं सामने आया, मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बोला कि यार धुरंधर मूवी ना एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उसके अंदर बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है एंड कांग्रेस के खिलाफ बोला जा रहा है। तो अगर कोई भी मूवी आपको ये चीज रेकमेंड करती है कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है और कौन सी गवर्नमेंट बुरी है, तो वो एक प्रोपेगेंडा है। और अगर कोई भी मूवी देखने के बाद आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मन में एक आया कि भैया ये तो अच्छे हैं और या फिर ये बुरे हैं, तो वो मूवी भी प्रोपेगेंडा है। तो उसके ऊपर क्या होगा ना, उसके ऊपर 8-10 आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले आर्गुमेंट आता है कि यार क्यों हमने ISI वालों की असलियत दिखा दी तभी तुम्हें बुरा लग रहा है, हमने पाकिस्तानियों को
टेररिस्ट दिखा दिया तभी तुम्हें बुरा लग रहा है, या फिर हमने कांग्रेस को तेरे पापा को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया है तो ध्रुव राठी की पार्टी से ये वो, ये जो सारे के सारे आर्गुमेंट्स होते हैं नॉनसेंस आर्गुमेंट्स होते हैं। इन सारे आर्गुमेंट्स के पीछे ना कोई सिर है ना कोई पैर है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा आर्गुमेंट दे रहा है सबसे पहले ना तुम उसके चैनल के ऊपर जाके देखो, या तो उस आदमी या फिर औरत की जिंदगी का पूरा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को डिफेंड करना होगा और कांग्रेस को हिट करना होगा, या फिर कांग्रेस को डिफेंड करना होगा और बीजेपी को हिट करना होगा। एंड आप लोग भी ऐसे बाइसेस को ज्यादा सपोर्ट करते हो क्योंकि आपको लगता है वो आपके नैरेटिव के अंदर जा रहा है। आपने अब तक जितनी भी जिंदगी जी है उसके अंदर आपने 5 या 6 पॉइंटर्स को एनालाइज करके रख लिया जो भी आपकी स्पेसिफिक लाइफ के अंदर ज्यादा मैटर करते थे, और उसके अकॉर्डिंग आपने एनालाइज कर लिया कि भैया या तो बीजेपी बुरी है या फिर अच्छी है। नाउ जब भी मैं कंटेंट बनाऊंगा कि भैया बीजेपी बुरी, आप लोग मुझे सपोर्ट करने आ जाओगे, और जब मैं कंटेंट बनाऊंगा कि भैया बीजेपी अच्छी है तो आप लोग बोलोगे इसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने वो किया था। बट रियलिटी चेक कैसा होता है? रियलिटी क्या होती है कि आपको पता है कौन सी पार्टी किस लेवल पे कहां एग्जिस्ट करती है, बट वो एग्जिस्टेंस के बाद भी क्या वो पार्टी ने आज तक जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। जब भी आप लोग किसी भी पार्टी को वोट देने जाते हो, जब भी इलेक्शंस आते हैं, आप लोग ये चीज करके थोड़ी जाते हो कि कौन सी पार्टी अच्छी है। आपके माइंड में हमेशा यही रहता है ना कि यार कौन सी पार्टी कम बुरी और मेरे लिए अच्छी हो सकती है। तो आपके पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कौन सी पार्टी अच्छी हो सकती है आपको तभी पता चलेगा ना जब कोई आपको आके बताएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको आगे बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता अगर आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर किया जाए, या फिर कांग्रेस बीजेपी का कंपैरिजन छोड़ दो, राहुल गांधी और पीएम मोदी को कंपेयर किया जाए, तो नेता बनने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में शायद पीएम मोदी को ज्यादा अच्छा पता होगा और वो ज्यादा अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप लोग एजुकेशन के बारे में बोल रहे हो, अगर आप लोग देख रहे हो कि भैया कौन आदमी कितने लेवल पे किसी भी चीज को समझ सकता है, तो हो सकता है उसमें राहुल गांधी अच्छा हो, क्योंकि एक आदमी जो बाहर से पढ़ा हुआ है, इंडिया से वो पढ़ा भी नहीं है। तुमने काफी सारी ऐसी क्लिप्स भी देखी होंगी जिसके अंदर वो मेसी से कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर शायद बात भी कर रहा है। तुमने ऐसी काफी सारी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स और क्लिप्स देखी होंगे, ऑल्दो वो कैंपेन्स होते हैं, पेड पीआर होता है। ऐसी काफी सारी क्लिप्स देखी होंगी जिसके अंदर राहुल गांधी बैठे और किसी भी चीज की ना टेक्निकल डिटेल को एक्सप्लेन कर रहा है। वो बता रहा है कि भाई गाड़ी कैसे बनती है, वो बता रहा है कि किसके अंदर कितना डिफरेंस डाला जाता है, वो दिखा रहा है कि भैया प्लेन के नीचे ये चीजें क्यों लगाई जाती है। वो चीजों के बारे में ना टेक्निकल एनालिसिस दे रहा है। अगर मैं उस स्मार्टनेस की बात करूंगा तो हाँ डेफिनेटली कांग्रेस अच्छी है। बट तुम्हारे लिए एज अ नेता क्या चीज मैटर करती है? तुम्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो टेक्निकली थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल हो, तुम्हें एक ऐसा नेता चाहिए जिसको ओवरऑल मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी आती हो। ये चीज डिसाइड करने के लिए भी तुम्हें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जानने जरूरी होंगे ना। मान के चलो अगर तुम लोग आज तक देखते हो तो तुम्हें हर चीज के अंदर बोला जाएगा कि भैया पीएम मोदी तो बढ़िया है और जो राहुल गांधी है वो पप्पू है, तो तुम लोग उसकी क्रेडिबिलिटी को जीरो रख के बैठोगे। और अगर तुम कोई ऐसा चैनल देखते हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है, बीजेपी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता। रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट है एक्चुअल में और वो अच्छी जर्नलिज्म करता है, और तुम लोग उनकी कोई भी वीडियो देख लो सारी की सारी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। और मैं ये काउंटर भी मानता हूं कि जितना आप अपनी रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे उतना ही ज्यादा उनके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होंगी। पर क्या आज तक रूलिंग गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल के अंदर कोई अच्छा काम नहीं किया? क्या डिजिटल इंडिया हो गया या फिर स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये चीजें एक्चुअल में अच्छी नहीं है? और अगर है तो क्या आज तक इनको सपोर्ट किया गया? क्या आज तक इनके बारे में कभी बात भी करी गई है? मैंने देखा था पीछे रवीश कुमार की कोई वीडियो के अंदर जिसके अंदर वो स्टार्टअप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर सो मेनी ईयर्स स्टार्टअप इंडिया के वो वाले रिजल्ट्स डिलीवर नहीं हुए जो वो एक्चुअल में होने चाहिए थे। और एक्चुअल में जब स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था तब वो एक अच्छा विजन था, ऑल्दो वो उस लेवल पे कन्वर्ट नहीं हो पाया, जिसके बाद आपने सिर्फ वेट किया कि जब एक गलत रिपोर्ट आएगी तो उसको हाईलाइट कर देंगे। पर क्या आपने एक अच्छी रिपोर्ट को भी हाईलाइट किया, एक अच्छे इनिशिएटिव को भी हाईलाइट किया? और वो नहीं है। तो आप जब दोनों में से किसी भी मीडिया को कंज्यूम कर रहे हो ना तो आप एंटी या फिर प्रो बन के रह गए, और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, मुझे किसी पर्टिकुलर नेता, मुझे किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल, किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी कॉन्वर्सेशंस में कर रहा हूं तुमसे क्योंकि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। और मेरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब भी तुम लोग प्रो या फिर एंटी कंटेंट देखते हो ना तो तुम लोग मिडल में स्टैंड करना भूल जाते हो, और जब भी कोई भी मिडल के अंदर कंटेंट बनाता है ना तुम्हें वो चुभने लगता है। आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। मेरे ऊपर ना किसी बंदे ने ना आज से 3-4 महीने पहले ना एक रोस्ट वीडियो बनाई और उसने ना 5-6 पॉइंटर्स दिए थे कि भैया मैं क्यों क्यों बुरा और मैं क्यों क्यों गलत वीडियोस बना रहा हूं और मैं बायस्ड हूं। तो मैंने उसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया था कि यार तेरी वीडियो तो बुरी है। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर खुन्नस खा के ना एक और वीडियो बना दी। अभी उसने एक और वीडियो बना दी और मैं सच बताऊं मैंने अब तक देखी भी नहीं है वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1.5 से 2 महीने बाद ना वो आदमी मेरे डीएम के अंदर आता है और आके बोलते हैं कि भैया तू ना बायस नहीं है। मैंने बोला ठीक है यार बढ़िया, नहीं हूं बायस तो फिर पहले की वीडियो बनाई। और उसके बाद हुआ पता है कि ऐसा नहीं कि उसकी वीडियो बनाने के बाद मैंने बायसनेस छोड़ दी, हुआ सिर्फ ये कि उसकी वीडियो बनाने के बाद उसने मेरी और वीडियो देख ली। उसने मेरे ऊपर ओपिनियन एक वीडियो को देख के नहीं बनाया, उसका ओपिनियन मेरी एक वीडियो से मेरे खिलाफ हो गया और दूसरी वीडियो से मेरे साथ हो गया। और ये सिर्फ उस क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी भी है। और ये हर उस क्रिएटर की प्रॉब्लम है जो अभी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उनको लगता है या तो प्रो नैरेटिव एग्जिस्ट करता है या फिर एंटी नैरेटिव एग्जिस्ट करता है। आज की डेट में जो क्रिएटर्स को लगता है ना यार ये हमारी कैटेगरी का क्रिएटर है, ये हमको सपोर्ट करेगा, या फिर तुम लोग मेरे को ध्रुव राठी से रिलेटेड बोल देते हो, आज की डेट में मैं तुम्हें चमक रहा हूँ और चमकूंगा भी। बट जिस दिन पे मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग गया, जिस दिन पे उन्होंने कांड करने शुरू कर दिया और मेरी नजर के सामने आने लग गया ना, उस दिन मैं तुम्हें चुभूंगा, उस दिन तुम मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ। और तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हो आज तक जैसे मीडिया चैनल्स को रोस्ट करने वाले काफी सारे यूट्यूबर है, ध्रुव राठी को भी रोस्ट करने वाले काफी सारे यूट्यूबर है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे ना इन दोनों से ज्यादा एक्सपोज हमारे बनेंगे। और हमारे पता क्यों बनेंगे? क्योंकि हमको दोनों पार्टी से हिट करेंगे, ना हम राइट विंग के होंगे ना ही हम लेफ्ट विंग के होंगे, और हमको दोनों जगह से हिट मिलनी ही मिलनी। जिसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को ना कान आंख बंद करके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकता, मैं 1000
1000 जगह पे गलत निकलूंगा। मैं कोई 5% कंटेंट 10% कंटेंट जितना भी डिलीवर करना था बना चुका हूँ, अभी 90% कंटेंट मेरी लाइफ का पड़ा है। मैं 1000 जगह गलतियां करूंगा पर मैं कभी बिकूंगा नहीं। मैं कभी भी कोई भी एक नैरेटिव को प्रमोट नहीं करूंगा। अगर मैं कोई नैरेटिव को प्रमोट कर भी रहूंगा ना, मैं तुम्हें आगे बोलूंगा कि उसके पीछे एजेंडा क्या है। जैसे मैं बहुत ही अवेयर होकर एक चीज को प्रमोट करना चाहता हूँ और अभी तक मैंने ज्यादा किया नहीं, दैट इज मैं कांग्रेस को प्रमोट करना चाहता हूँ। एंड उसका एजेंडा ये नहीं है कि मेरे को कांग्रेस पार्टी पसंद है, उसका एजेंडा ये है कि मेरे को पसंद नहीं है कि बीजेपी के पास इतनी पावर जाए। मुझे ऐसे कि बीजेपी को डर लगे कि यार हमने अच्छा काम नहीं किया ना तो हम रिप्लेस हो जाएंगे, हम एज के ऊपर खड़े हैं। अभी बीजेपी को प्रैक्टिकली देखो तो कोई भी डर नहीं है। एक बंदे ने नितिन गडकरी के बेटे के खिलाफ बोला, उसने उसके ऊपर 50 करोड़ का केस कर दिया। 50 करोड़ का डेफेमेशन केस करना किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर, उसको तो तोड़ देगा ना भाई। और एजेंडा ये नहीं है कि उससे 50 करोड़ रिकवर करनी है, एजेंडा सिर्फ ये है कि उसको चुप करना है। क्योंकि समझो एक बंदा जो ज्यादा अमीर नहीं है वो अपने माँ बाप और पूरे खानदान की सारी प्रॉपर्टी बेच देगा ना, तब भी 50 करोड़ जुटा ही नहीं सकता। तो 50 करोड़ का केस डाल के आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? तो बस उसको खत्म करना चाहते हो ना। आप एक आदमी को देख लिया कि भैया ये हमारे सपोर्ट में नहीं बोल रहा, चल इसको खत्म करते हैं। और ऐसा कोई एक पार्टी नहीं करने वाली है, ऐसा सारी पार्टीज करने वाली है। तभी मोस्टली क्रिएटर्स ना इंक्लाइंड होना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको एक तो लगता है यार सेंटर में रहेंगे तो हेट मिलेगी, किसी एक पार्टी की तरफ हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा ही मिल जाएगा, कल को अगर कोई केस वेस हो रहा है तो उसके ऊपर बैकिंग भी मिल जाएगी। और अगर फाइनेंशियली और टेक्निकली देखो तो एक स्मार्ट मूव होता है कि आपको एक पसंद करने वाला गुट मिल जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको बैकिंग मिल जाती है, और सेंटर में खड़े हुए लोग ना हमेशा रुल जाते हैं। और मेरे लिए भी बहुत ईजी है किसी भी साइड के ऊपर मूव करना। और मुझे पता है जब मैं क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करता हूं तो उससे काफी सारे क्रिएटर्स को प्रॉब्लम होती रहे। वो आए वीडियोस के अंदर मेरे को गाली वाली बके, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट द पॉइंट इज जिस दिन मैं बकने पे आ गया उस दिन इनका विक्टिम कार्ड और वुमेन कार्ड दोनों सामने आ जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट तुम लोगों से भी कि तुम लोग उसका कंटेंट देखना थोड़ा बंद कर दो जो लोग ना सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी से बाइस्ड है। तुम लोग किसी को चैनल खोल के देख रहे हो, अगर वो एक ही पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट के अंदर कंटेंट बना रहा है, दैट मींस वो बाइस्ड है। अगर उसने कभी भी जिंदगी में दो पार्टीज को क्रिटिसाइज नहीं किया, विच इज कांग्रेस एंड बीजेपी, तो उसको हटा दो। फिर वो एक पॉलिटिकल क्रिएटर नहीं है, वो किसी का दलाल है। और देश के अंदर बहुत दल्ले हैं, तुम्हें अपना दिमाग किसी की भी दल्ले के हाथ में देके खत्म करने की कोई खास जरूरत है नहीं, अनटिल अनलेस तुम अंधभक्त हो या फिर बीजेपी के या फिर कांग्रेस के। और अगर तुम लोग एक ऐसी स्टेट के अंदर, तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये चैनल तुम्हें आने वाले टाइम में ऑफेंड करेगा। ये चैनल तुम्हें आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारी फेवरेट पार्टी की औकात दिखाएगा। ये चैनल तुम्हें आगे बताएगा कि क्यों बीजेपी बकवास है। ये चैनल तुम्हें ये चीज भी आगे बताएगा कि क्यों कांग्रेस बकवास है। और काफी लोग इसके अंदर काउंटर दे सकते हैं, भाई कांग्रेस तो पावर के अंदर ही नहीं है, जितने स्टेट्स उनके पास है उनका एनालिसिस करने चले जाओ तो भैया बीजेपी स्टेट से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। जिसको एक तरफ को ऐसे लिया जा सकता है कि भैया हर पार्टी करप्शन तो करती ही है, बीजेपी के पास ज्यादा स्टेट्स है, उनके पास ज्यादा करप्शन का पैसा आ रहा है, तो उनको सर्वाइवल के लिए ज्यादा करप्शन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पास 2-3 स्टेट्स ही है, उसके अंदर वो करप्शन ज्यादा कर रहे हैं जिससे अपनी पार्टी को सर्वाइव कर सके। ये मेरा हाइपोथेसिस है, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई केस करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वालों से लीगल एक्शन तो मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट आपका क्या काम है, मैंने 1000 बार बोला कि एज अ गवर्नमेंट आपका क्या काम। एज अ गवर्नमेंट आपका एक काम है कि भैया मेरे टैक्स के पैसे को बेस्ट पॉसिबल वे से यूटिलाइज करना। अगर आप लोग कर्नाटक ओन कर रहे हो जिसके अंदर बेंगलोर है जो क्रेजी टैक्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद भी अगर आपने कर्नाटक को फ्रीबीज बेच के दे के डेट के अंदर कर दिया, तो भैया कहां से भरोसा करे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। अगर कर्नाटक को नहीं भी देखो तो हिमाचल में देख लो, फ्रीबीज बांटे जा रहे हो, डेट के अंदर लेके जा रहे हो, सेम स्टेट की हालत है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना काफी लोग होंगे जो ऐसे आएंगे कि भाई हम तो तेरे सपोर्ट में ही है ना, हमने तेरे खिलाफ को बोला, तू क्यों परेशान हो गए सफाइयां दे रहा फालतू के अंदर, जो कि मैं नहीं दे रहा हूं। बस मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं कि आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें बढ़ेंगी। आज के डेट में हम पे 4 एक्सपोज है, कल को हमको 8 एक्सपोज बनने वाले हैं, उसके बाद 50 आएंगे और ये चीजें बढ़ेंगी। और इसको मैं आखिरी बार लाइफ के अंदर कहीं भी ऐसे दिखा रहा हूं कि हाँ हम पे बने। आज के बाद हम चुप रहेंगे और सिर्फ काम करेंगे। और जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भैया ये काम कर रहा है इसकी बात लोगों तक पहुंच रही है, तो भैया अभी तो कुछ भी नहीं है। तुम सारे मिलकर जनता को कितना मर्जी मैनिपुलेट कर लो, मैं लॉजिक्स लेके आऊंगा और जनता छीन के ले जाऊंगा। अभी तो मैंने फ्रीक्वेंसी दिखाई ही नहीं है, अभी तो मैंने कंटेंट दिखाया ही नहीं है, मैं क्या बना सकता हूं। अभी तो साला मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं, तो मैं टेस्टिंग फेज के अंदर हूं। अभी जो कंटेंट बन रहा है वो सिर्फ बेसिक लॉजिक्स के ऊपर बन रहा है। देखो सिर्फ एक पेज लिख के बैठा हूं अपने सामने और कुछ भी लिख भी नहीं रखा है। अभी तो आगे एक सीरीज लाऊंगा और फटूंगा, और जिनकी जल रही है और जलेगी, क्योंकि मेरा एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाट के मुंह के अंदर घुंघराले बाल लेना नहीं है। क्योंकि मेरा एजेंडा जब भी तुम लोग वोट डालने जा रहे हो और एक मशीन के सामने खड़े हो और वोट का बटन प्रेस करने वाले हो, तो तुम्हारे पास ये एनालिसिस ना हो कि भैया बीजेपी अच्छी है, ये मेरे धर्म को सपोर्ट करती है, फिर कांग्रेस अच्छी है, मेरी जात को सपोर्ट करती है। तुम्हारे माइंड में उस टाइम पे होना चाहिए कि तुम्हारी स्टेट और तुम लोगों के लिए कौन सी सरकार जरूरी है और कौन सी सरकार क्या ऑफर कर रही है और कौन सी सरकार का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ये सारी चीजों को बदलने के लिए मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तुम्हें भी थोड़ा बहुत दिमाग खोल के चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें वैसे वेग जवाब मिलेंगे जो आज की डेट में बीजेपी तुम्हें दे रही है। प्रोपेगेंडास मूवीज बनती रहेंगी जिसको अगर कोई काउंटर करने आ जाएगा तो बोलेंगे भैया ये ISI की सच्चाई दिखा रहे हैं ना तो इनको प्रॉब्लम। अरे मेरे को पाकिस्तान से क्या लेना देना, पूरी मूवी एक नंबर की क्रेजी मूवी है धुरंधर। 5 मिनट का मोदी का पार्ट हटा दो उसके बाद बढ़िया। और वो लोग तो और ही खत्म है जो काउंटर करते ना, भाई वो वाली मूवी भी प्रोपेगेंडा थी, 2005 में आई थी, वो वाली भी थी 2002 में आई थी, क्या था तू तब क्यों नहीं बोला। अरे नहीं बोल सकता था भाई, तब बोलना नहीं आता था सही से, कैमरा भी नहीं था उस टाइम पे मेरे पे और मैं कंटेंट भी नहीं बनाता था। क्या फालतू फुद्दू आर्ग्यूमेंट्स है। और जिन लोगों का बोलना ना कि भैया तू उन जैसे मूवीज के ऊपर नहीं बोला, तब पैदा नहीं हुआ था, तब भी एक वीडियो बना रखी है मूवीज के ऊपर, मूवीज प्रोपेगेंडा, और उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है। पर तुम्हारा इतना नैरो माइंड है कि किसी भी आदमी की एक वीडियो
को देखना, उसकी पर्टिकुलर 3 लाइन को पकड़ना, उसको मैनिपुलेट करना और उसके बाद में असम्पशंस लेके कमेंट कर देने। और जब तक ऐसी चीजें होंगी ना तब तक चलता रहेगा। 100 स्मार्ट सिटीज का वादा तुम्हें किया जाएगा और उसको काट दिया जाएगा। नोटबंदी जैसे फेलियर्स को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। करप्शन फ्री इंडिया बोल के ईडी और सीबीआई को अपने अंडर कर लिया जाएगा। ओपोजिशन के अंदर जो भी पार्टी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे होंगे उसके पीछे ईडी को छोड़ा जाएगा और उसके बाद अपनी पार्टी में खींच लिया जाएगा। बजरंग दल जैसी कम्युनिटीज को सड़क के ऊपर छोड़ के दंगे करवाए जाएंगे और उनको कोई मारना पीटना जेल करना तो बहुत दूर की बात है, कोई हाथ लगा के दिखाए। और ये धर्म मैटर नहीं है, इस चीज को धर्म की नजर से मत देखना कि भैया मुस्लिम्स के गुंडे नहीं है, हिंदुओं के गुंडे नहीं है। एक सड़क पे गुंडे हैं जो अपनी मनमर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, बस उनके पास एक नाम है हिंदू का। ओपनली गुंडों को पाला जाएगा इस स्टेट में। और ये सारी चीजें कंक्लूड करके ना हमें हमेशा फील गुड फैक्टर सर्व किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी गलत चीज है तुम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखो। फ्रीबीज बांटी जा रही है क्योंकि गरीबों को अच्छा लग सके, क्योंकि गरीबों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एजुकेशन नहीं बांटी जा रही उस लेवल के ऊपर, ना ही तुम लोगों को प्रैक्टिकल और स्मार्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई तुम प्रैक्टिकल और स्मार्ट होगे तो भैया नेताओं को काम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आई थी, रेवोल्यूशन लग रहा था, भैया ये पार्टी तो शायद फोड़ देगी, बोला जा सकता है। अनएथिकली दिल्ली से उनको हटा दिया गया, पर पंजाब के अंदर भी क्या ही कर रहे हो। आज की डेट में भी ममता बनर्जी की सोच ऐसी है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो ये जाके विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाती है, कहती है भाई लड़की बाहर क्यों निकली। और ऐसे नेता जीत रहे हैं, और ऐसे नेता इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि ये तुमको कोई और चीज मोड़ के दे देंगे जो तुम्हें पसंद है। लाडली बहन योजना के अंदर हमने 500 रुपए और बढ़ा दिए। इस होली दिवाली आपको फ्री में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा, उसी से सांस ले लेना, क्योंकि एनवायरमेंट तुम साफ कर नहीं पा रहे। ये ना एक पैटर्न के अंदर सर्कल मूव कर रहा है। जब हम एक चीज बदलेंगे तो दूसरी बदलेगी, दूसरी बदलेंगे तीसरी बदलेगी। सबसे पहले हमें समझदार होना है, प्रैक्टिकल चीजों को कंज्यूम करना है। फिर जैसे हम कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं वो चीज बदलेंगे तो हम लोग बदलेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बदलेंगे, हमारी डिमांड्स बदलेगी। हमारी डिमांड्स बदलेंगी और सरकार हमको कुछ और ऑफर कर रही होगी तो हमको वो अपील करना बंद कर देंगे। फिर सरकार को लगेगा कि अच्छा अब इनको फ्रीबीज नहीं चाहिए, अब इनको थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें चाहिए, इनको चाहिए कि भैया समाज में कल्याण हो, इनको चाहिए कि एजुकेशन हो, हेल्थ केयर को अच्छा किया जाए। फिर सरकार उसके ऊपर फोकस करेगी क्योंकि उनको एट द एंड तो वोट चाहिए। फिर तुम्हें उससे एक अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी, थोड़ी सरकार अच्छा काम करेगी। एक सर्कल है, एक लूप है। जब एक चीज खराब होती है तब सारी चीजें ऑटोमेटिकली खराब होने लगती है। पर हमें एक नई पार्टी चाहिए, थोड़ा सही है पर ये प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि नई पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, जिससे उम्मीदें थी, पर उनको देख के अगर तुम लोग समझो तो उनको उन डायरेक्शंस के अंदर मूव करना पड़ा जहां से पैसे बने। क्योंकि एट द एंड कैंपेनिंग करनी है, एट द एंड गरीबों को पैसे बांटने हैं जिससे वोटों को खरीदा जा सके। क्योंकि कोई भी स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों का कलेक्शन नहीं है, वहां पे ना समझ लोग भी आएंगे, भोले लोग भी आएंगे जिनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, मजबूर लोग भी आएंगे जिनको पैसा देके और दारू देके वोट खरीदी जा सकती है। तो हर स्टेट के अंदर ना हर तरह के लोग रहते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार ना समझदार लोग जो होते हैं, जो चीजों को समझ रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। और जो गरीब, बेसहारा या फिर अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं या फिर जो फ्रीबीज के ऊपर पल रहे होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह जाती है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो अपना टाइम से पैसा वैसा कमाते हैं, देश छोड़ के भाग लेते हैं, और पीछे जो लोग रह जाते हैं वो उसी सर्कल में फंसे रह जाते हैं। नई पार्टी बन के भी जब सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो नई पार्टी का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा प्रैक्टिकल भी साउंड नहीं करता है। जो ज्यादा प्रैक्टिकल साउंड करता है वो ये है कि हम लोग अवेयर होना शुरू हो जाए। हम लोगों को अगर कोई स्पीच के अंदर बोल रहा है कि क्या हिंदुओं को मंदिर चाहिए एक और, जैसे मैं अभी अमित शाह की कोई रैली सुन रहा था, उन्होंने बोला था यार लोग मुझे कह रहे हैं मैंने राम मंदिर तो बनवा दिया, आपको सीता मंदिर चाहिए नहीं चाहिए। बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बनेगा? बात भी सही थी। राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? और लोग दो हाथ छोड़ो दो पैर उठा के बोल रहे थे भैया हम सबको चाहिए। और शायद ये बिहार की रैली में हो रहा था, जब बिहार के अंदर इलेक्शन थे। कभी जॉब मांगी है दो हाथ उठा के, एक मंदिर एक्स्ट्रा बन जाएगा, ठीक है, अपने दिल से भगवान को पूछो ना, अमीर बनो, उस काबिल बनो कि भैया अपने अमाउंट का 20% अगर डोनेट कर रहे हो तो तुम लोग एक मंदिर बनवा सको, उस काबिल बनो, उसके ऊपर फोकस करो। भगवान से, सरकार से मांगते रहो कि भैया हमारे लिए एक और मंदिर बनवा दो, हम वहां पे जाके माथा टेकेंगे और भगवान से जॉब मांगेंगे। जिसका काम है जॉब देना, उससे नहीं मांग रहे हो तुम। नई नई पार्टियां बनेंगी और वो खराब होती रहेंगी क्योंकि हमारी सोच खराब। ट्राई करना चाहिए हम अपनी सोच बदले, थोड़ा प्रैक्टिकल कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करें। प्रैक्टिकल मींस अगर तुम्हें आज तक और रविश कुमार दोनों देखने का शौक है तो भैया देखो, आज तक को देख लो, प्रो चीजें पता चल जाएगी, रविश कुमार को देख लो, एंटी पता चल जाएंगी, दोनों को कंबाइन कर लो और वहां पे कंक्लूजन निकाल लो भैया एक्चुअल में चल क्या रहा है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुम मेरे से कितना अग्री करते हो मैं तुम्हारे क्रिटिकल थॉट सुनना चाहूंगा। ऐसा नहीं कोई आगे मेरे को बोल दे इसका दल्ला उसका दल्ला या फिर बायस्ड ये वो, ये चीजों को मैं पढ़ता भी नहीं, इग्नोर भी करता हूँ। अगर तुम लोग एक मोनोलॉग लिखोगे ना जिसके अंदर तुम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करोगे कि भैया आदित्य हम ना इस चीज को और बेटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसिज्म को नहीं सुनूंगा, मैं क्रिटिसिज्म को ज्यादा सुनता हूँ, आगे अप्रिशिएट करता भाई यू आर डूइंग गुड वर्क, मुझे पता है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। अगर तुम्हें लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया। बट कोई अगर मुझे आगे क्रिटिसाइज करता है भाई ये ना थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, भाई इसको थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन किया करो, भाई यहाँ पे आप चूक गए थे, यहाँ पे आपने इसको सपोर्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट को ना ऐसे भी सोचा जा सकता है। ऐसे कमेंट्स को मैं ज्यादा भाव देता हूँ। मेरे अंदर कोई चोट नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता फक यार इसने मुझे एक्सपोज कर दिया, मुझे लगता है इसने मुझे इंप्रूव कर दिया। कोई अगर ऐसा लॉजिकल कमेंट अगर तुम्हारे मन के अंदर हो प्लीज गो फॉर इट। बाकी मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मार्केट बुल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।